वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज व इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा एवं आधुनिक शिक्षा का आदर्श संस्थान आचार्य कुलम। सीबीएसई बोर्ड के शिक्षण व्यवस्था अनुसार अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला कौशल व क्रीड़ा आदि सहित संस्कृत, वैदिक संस्कृति तथा संस्कारों के समग्र बोध के साथ विश्व स्तरीय एयर कूल्ड आवास व अध्ययन व्यवस्था, स्टेट ऑफ आर्ट क्लासरूम, लेबोरेटरीज, पुस्तकालय, छात्रावास व स्पोर्ट्स फैसिलिटीज युक्त आवासीय शिक्षण संस्थान आचार्य कुलम। आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान के उद्देश्य हैं बहुआयामी व समग्र व्यक्ति का निर्माण करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से छात्रों का सर्वांगीण विकास जिससे हो सके वही आदर्श आर्ष शिक्षा प्रणाली है। आचार्य कुलम में सनातन श्रुति परंपरा के साथ साथ अत्याधुनिक विधाओं व उपकरणों से सुसज्जित परिसर में सीबीएसई एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का समन्वय है। आचार्य कुलम पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठतम शैक्षणिक पद्धतियों का संगम है। ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज व इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण तथा सामाजिक व राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण की दिव्य कर्मस्थली बन गई है। योग, आयुर्वेद पर आधारित स्वदेशी जीवन पद्धति एवं पूर्ण सात्विक व पौष्टिक आहार छात्रों को उपलब्ध होता है। भारतीय मूल संस्कृत भाषा के बोध व संभाषण से लेकर वेद, वेदांत, दर्शन, उपनिषद, वैदिक संस्कृति, सभ्यता एवं संस्कारों के समग्र बोध के साथ अंग्रेजी भाषा, संभाषण, गणित, विज्ञान, कला, कौशल व क्रीड़ा आदि में बच्चों को निपुणता प्राप्त होती है। आचार्य कुलम में उच्च स्तर के अध्यापक व आचार्यगण हैं। विश्व के महान शिक्षाविदों व गुरुओं द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। मूल्यों पर आधारित शिक्षण पद्धति। प्रथम वर्ष में जिन छात्रों को आचार्य कुलम में प्रवेश मिला है वे साधारण छात्र नहीं हैं। प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों का IQ, EQ, SQ और EI अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंसी आदि विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार बच्चों की क्षमता एवं प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तिथियों पर कैंप आयोजित कर बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन कर उन्हें आचार्य कुलम में प्रवेश के लिए चयनित किया गया था। प्रतिभा मूल्यांकन शिविरों में समय समय पर श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने भी बच्चों को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन दिया। आचार्य कुलम में विद्यारंभ से पूर्व सभी छात्र छात्राओं को भारतीय वैदिक संस्कृति के उच्चतम सोपान उपनयन संस्कार से अभिसंचित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। आचार्य कुलम उद्घाटन समारोह 26 अप्रैल 2013 को देश के शीर्ष संतों एवं विकास, साहस, सुशासन के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में वैदिक व आधुनिक शिक्षा का आदर्श शिक्षा संस्थान आचार्य कुलम का उद्घाटन व लोकार्पण से संपन्न हुआ। समय समय पर आचार्य कुलम के बच्चों को राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी का और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का मार्गदर्शन मिलता रहता है। गत 22 दिसंबर 2013 को हरिद्वार में आचार्य कुलम का प्रथम वार्षिक उत्सव संस्कृति संगम बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। 2013-14 का सफल सत्र पूर्ण होने के बाद इस वर्ष भी 2014-15 के लिए कक्षा 5 के लिए संपूर्ण देश में 23 स्थानों पर आचार्य कुलम में प्रवेश हेतु बच्चों की अभिरुचि एवं माता पिता की सहमति जानने के लिए संवाद रखे गए। संवाद प्रक्रिया से चयनित बालक बालिकाओं के लिए आचार्य कुलम में गत 2 फरवरी से 8 फरवरी तक विद्यार्थी संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाग ले रहे छात्र छात्राओं की प्रतिभा का मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग एवं प्राणायाम करना इन बच्चों के लिए ये एक नया अनुभव था। योग सत्र के अंत में हमेशा जन्मभूमि को दंडवत करना एवं वंदे मातरम का गायन बच्चों को जहां राष्ट्र भक्ति की ओर प्रेरित करवाता था, वहीं दिन की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ हवन करना बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने एवं उस पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता है। और यही उद्देश्य भी है आचार्य कुलम का। हर बालक के अंदर असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन वे छुपी रहती हैं।
चाहे वो कला ही क्यों न हो। शिविर के दौरान यहाँ बालक बालिकाओं की इन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए संस्थान द्वारा विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें बच्चों का अंग्रेजी भाषा ज्ञान, मास्क मेकिंग व कहानियां, लेखन आदि शामिल थी। सभी गतिविधियों में बच्चों ने सम्मिलित होकर बहुत कुछ सीखा एवं उनकी प्रतिभा का भी मूल्यांकन किया गया। जीवन में खेल का बहुत महत्व है और हर बालक की इसमें अभिरुचि होनी जरूरी है। यहाँ आयोजित खेल सामान्य नहीं है, इनमें बच्चों की बौद्धिक क्षमता का आकलन होता है। प्रातः योग एवं हवन से दिन की शुरुआत करने वाले इन बालक बालिकाओं को सैन भोजन से पूर्व पुनः ईश्वर का ध्यान करवाया गया तथा भोजन ग्रहण से पहले अन्न के प्रति सम्मान प्रकट करवाते हुए भोजन प्रसाद दिया जाता रहा। 2 फरवरी से 8 फरवरी 2014 तक आयोजित इस विद्यार्थी शिविर के अंतिम दिन में बच्चों ने आचार्य कुलम में रहकर जो कुछ सीखा था उसका प्रदर्शन किया। इन 7 दिनों में कुछ बच्चों ने वैदिक मंत्रों को सीखकर उनका गायन किया तथा कुछ बच्चों ने कहानियां पाठ कर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर आचार्य कुलम के मार्गदर्शक, संरक्षक, वर्तमान के धन्वंतरी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने उपस्थित होकर इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया तथा अपने आशीर्वचन से कहा कि यहाँ सभी बच्चों को हम प्रवेश तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन भविष्य में इस तरह के शिविरों का आयोजन कर पूरे देश में अन्य संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को भी सुसंस्कृत एवं प्रतिभावान बनाने में मदद करेंगे। इस अवसर पर संस्थान के प्रधानाचार्य श्री सुब्रत कुंडू एवं अन्य आचार्यों ने भी अपने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं इस शिविर के मुख्य अंश। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी का सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि से नमन। श्रद्धेय आचार्य जी का चरण में कोटि से नमन। यहाँ पे उपस्थित सभी अभिभावक और अतिथियों को मेरा नमन। आचार्य कुलम का उद्देश्य, आचार्य कुलम में बच्चों को डालने के पहले इसका उद्देश्य के बारे में, इसका जो विजन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पेरेंट्स को मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आचार्य कुलम एक यूनिक सिस्टम है। पूज्य स्वामी जी का ब्रेन चाइल्ड, एक यूनिक सिस्टम जो देश में आज के दिन जिसका बहुत ही डिमांड था, समय का बहुत बड़ा डिमांड कि ऐसा कोई एक सिस्टम बने देश में, क्योंकि पेरेंट्स बहुत पैसा खर्चा करके बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में डालते, बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलाते और पेरेंट्स बाद में दुखी होते कि हमारा बच्चा का डिग्री तो मिला, लेकिन बच्चा क्या, मेरा बच्चा रहा क्या, मेरा बच्चा कहाँ खो गया, बच्चे का संस्कार कहाँ पे मिला। तो इसलिए ऐसा कोई सिस्टम का तलाश पेरेंट्स का था और लोगों का बहुत उम्मीद था कि पूज्य स्वामी जी ऐसा कुछ बनाएंगे जहां पे हम हमारा बच्चा का शिक्षा दिला सके। तो ये आचार्य कुलम ऐसा एक सिस्टम बनाया गया जहां पे सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन नहीं, सिर्फ वैदिक गुरुकुल व्यवस्था नहीं, एक दोनों का एक यूनिक
एक सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन में एक यूनिक सिस्टम बने। तो यहां पे बच्चों को क्या करना पड़ता, थोड़ा दैनिक दिनचर्या के बारे में मैं बताऊं। वैदिक परंपरा के अनुसार सभी बच्चों का उपनयन संस्कार होता वेदारंभ के पहले, और सभी बच्चों को 8th क्लास तक सभी बच्चों को लगभग 50% वैदिक सिलेबस भी पढ़ना पड़ता, वेद वेदांत भी स्टडी करना पड़ता, और मॉडर्न एजुकेशन का भी, मॉडर्न एजुकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता। और उसके बाद चूंकि बच्चों को 10th क्लास 12th क्लास में मॉडर्न एजुकेशन में जो कंपटीशन में भी जाना पड़ेगा, डिग्री भी लेना पड़ेगा, इसलिए 9th से उसका वैदिक सिलेबस बिल्कुल कम करके लगभग 10-20% के 20-25% के आसपास करके जरूरत को देखते हुए सिलेबस को वैदिक सिलेबस को कम करके मॉडर्न एजुकेशन सिलेबस को पूरा किया जाएगा। जो बोर्ड का डिमांड है उसके अनुसार बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन सिलेबस भी दिया जाएगा। सुबह उठ के बच्चा रेगुलर योग प्राणायाम से शुरू करके हवन, वेदाध्ययन, पूरा सभी गेम्स, मॉडर्न एजुकेशन स्टडीज, सभी गेम्स, खेल कूद, अलग अलग जो को करिकुलर एक्टिविटीज, इस सभी में भाग लेंगे। जैसा कुछ बच्चों को आप लोग इसका कुछ एक ये मिला, एक छोटा सा एग्जाम्पल मिला कैसे किस तरह से आचार्य कुलम में बच्चों को रहना है। तो ऐसे सिस्टम में उन्हीं बच्चों को, उन्हीं पेरेंट्स के बच्चों को आना है जिनका इस विषय में रुचि है। हमें ये संस्कार शिविर क्यों करना पड़ा कि हम सिर्फ बच्चों को चुनते नहीं, बच्चे भी हमें चुनते, पेरेंट्स भी हमें चुनते, हमें देखते कि वास्तव में जाके कहां पे क्या, यहां पे क्या, किस सिस्टम में बच्चे को कैसा रहना है, बच्चों को क्या पढ़ना है, उसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों के सामने रखा, जिससे कि बच्चा भी इसको देखे और समझे कि हाँ हम ऐसा दिनचर्या फॉलो कर सकते हैं। पेरेंट्स भी उसके बाद बच्चे के साथ बात करें, बच्चों को पूछे कि क्या बेटा ऐसा आप इसको फॉलो कर सकते हो, और इसमें अगर आपका रुचि रहे, बच्चे का भी रुचि हो, तो ही यहां पे आने से इसको ठीक से ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि बाद में फिर अगर ऐसा लगे कि नहीं ये हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, तो पेरेंट्स का भी बीच में बार बार चेंज करना, बच्चों को चेंज करना, स्कूल चेंज करना, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए हमने ये एक शिविर रखा जिसमें बच्चों को इसका एक एक्सपीरियंस दिया गया। अभी इसमें हमारा विजन क्या है, आचार्य कुलम में क्या बनेंगे, हम इन बच्चों से क्या उम्मीद करें। एक दो पेरेंट्स मेरे पास जब इंटरेक्ट कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, एक दो पेरेंट्स मुझे इस विषय में क्वेश्चन पूछा कि आपका क्या विजन है। हमारा विजन यह है, पूज्य स्वामी जी का विजन यह है कि यहां से जो बच्चे निकलेंगे लगभग 80 से लगभग 10 से 20% बच्चा जो है वैदिक शास्त्रों में विद्वान बनकर इसके ऊपर शोध करेगा, और शोध करके हमारा देश का जो धरोहर है वहां से, वो जो ट्रेजर है वहां से, हमारा जैन भंडार से, हमारा जो जैन का स्रोत है उसको निकालेंगे, और वो भविष्य देश तथा दुनिया को दिशा दिखाएंगे, दुनिया का लीडर बनेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। और जो बाकी, ये तो 10 से 20%, और बाकी जो 80 से 90% बच्चा मॉडर्न लाइफ में, समाज में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के
एक अच्छे संस्कार के साथ अपना ऐसा कुछ लीडरशिप दिखाएंगे जिसमें देश का, फिर हमारा भारतवर्ष का, हमारा देश का फिर नाम ऊंचा हो और हिंदुस्तान पूरा विश्व को विश्व गुरु बने। उसके लिए ये सब बच्चा काम करने के लिए तैयार होगा। तो ये कैसे बनेगा, इसके लिए पूज्य स्वामी जी का जो सोच है कि यहां पे शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि आचार्य बनेंगे। क्या फर्क है शिक्षक और आचार्य में? आचार्य ये नहीं बोलेंगे कि मैं जो कर रहा हूं वो ना करो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। ये आचार्य नहीं बोलेंगे। आचार्य अपना आचरण से बच्चों को सिखाएंगे। मतलब आचार्य के पास ये विजन रहेगा, ये व्रत रहेगा कि मैं जो बच्चों को बोल रहा हूं वो मैं अपना जीवन में उतर रहा हूं, इसको भी उतारना है मुझे, तो ही बच्चा का एजुकेशन, सही एजुकेशन मिल सकेगा। तो ये सोच हमारा, ये व्रत हमारा आचार्य कुलम का, परिवार का सभी सदस्यों को रखना पड़ता। अभी जो इतना बड़ा कैंप में, ये जो संस्कार शिविर में बच्चा आ रहा है, जैसा श्रद्धा आचार्य जी ने बताया कि सभी बच्चा को तो सिलेक्शन करना संभव नहीं है। सभी बच्चा का ये नहीं हो पाएगा कि हमारा लिमिटेशन है, सभी बच्चों को हम आचार्य कुलम में एटलीस्ट अभी ले नहीं पाएंगे। भविष्य में अगर हमारा सिस्टम बढ़ेगा तो हम और भी बच्चे, ज्यादा बच्चे ले सकते, लेकिन एटलीस्ट अभी हम सभी बच्चों को तो यहां पे ले नहीं पाएंगे। तो इसमें हम पेरेंट्स के पास से हमारा उम्मीद है कि इसको अदरवाइज नहीं ले। हमारा पॉलिसी बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम बच्चों को देखना चाहते हैं कि बच्चा कितना इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो जो बच्चा अच्छा क्वालिटी है, बच्चा बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर पा रहा है सिस्टम को, ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे। जैसा आप ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे कि मेरा बच्चा का अच्छा क्वालिटी है तो उसको डिप्राइव करके दूसरा बच्चा लोअर क्वालिटी से उसको उठा के उसको चांस दिया जाए। ऐसा जैसा आप उम्मीद नहीं करेंगे, ऐसा ये भी उम्मीद नहीं करेंगे अगर मेरा बच्चा से दूसरा बच्चा अगर बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसको डिप्राइव करके मेरा बच्चा को आगे नहीं लाया जाए, ये भी उम्मीद नहीं करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा इसको ध्यान में रखिए कि हमारा साथ कोई बच्चा के साथ कोई भेदभाव है नहीं, क्योंकि हम बच्चे को तो जानते ही नहीं, हम बच्चों को जानते ही नहीं। बच्चा हमारे पास एक मिट्टी का पुतला है और हम उसी सोच के साथ हम जो लिस्ट बनाएंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है पेरेंट्स के पास कि अगर आप स्वामी जी के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं तो इसको समझेंगे कि अगर दूसरा बच्चा का चांस मिला तो जरूर उसका अंदर ऐसा विशेष कुछ क्वालिटी है। इसका मतलब नहीं है कि आपका बच्चा का क्वालिटी नहीं है, वो दूसरा बच्चा जिनका चांस मिला उसका अंदर विशेष कुछ क्वालिटी है, इस वजह से उन बच्चों का चांस मिला। तो इसको समझ के आप लोग इसको खुश होकर के एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और बच्चों को भी प्रोत्साहित करते रहेंगे कि जैसा आचार्य जी ने कहा, जानवी जी ने भी कहा कि ये बच्चा सिस्टम के साथ जुड़ा रहेंगे, हमारा दिल में रहेंगे, और भविष्य में जैसा कोई हमारा आगे इस तरह का शिविर वगैरह होगा तो इन बच्चों को और भी हम चांस देंगे शिविर में, और धीरे धीरे इस तरह से
सिस्टम के साथ जुड़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि पूज्य स्वामी जी का मिशन के साथ जितना लोग जुड़े हुए हैं, इनमें से बहुत कम ही परसेंटेज संस्कार हमारा आचार्य कुलम में उनका बच्चों का बच्चा आचार्य कुलम में आ सकते। सब बच्चा तो आ नहीं सकते, तो बाकी सभी लोग संस्था के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़ेंगे और स्वामी जी का मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आगे काम करते रहेंगे। इसलिए पेरेंट्स का कोऑपरेशन भी हमारा बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं एक कोऑपरेशन हमारा मिलेगा। इसके बाद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री कुणाल जी आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश देंगे कि क्या क्या आप लोगों को हमारा फ्यूचर प्रोग्राम क्या है, आपको क्या क्या लेके आना है एडमिशन टाइम में। इसमें सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताया जाएगा, चूंकि आप लोगों को बहुत सफिशिएंट टाइम दिया जा रहा है, आप लोग अपना स्कूल से टीसी वगैरह लाना, बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना, जो भी आपको बताया दिया जाएगा, लिस्ट दिया जाएगा, उस लिस्ट के अनुसार आप पूरा उसको कंप्लीट करके आएंगे, जिससे कि यहां पे आके हमें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो, हमें हमारा टाइम वेस्टेज नहीं हो, आपका भी टाइम वेस्टेज नहीं हो, हमें बार बार आप लोगों को सूचना देना नहीं पड़े, आप लोगों को फोन करना नहीं पड़े, बाद में बोलना नहीं पड़े, क्योंकि ये पूरा पेपर्स कंप्लीट होगा तभी बच्चे का अटेंडेंस रजिस्टर में नाम चढ़ पाएगा। अगर उस समय अगर आप आए बच्चे को एडमिशन कराने के लिए, बच्चे का एडमिशन हो गया लेकिन पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाए, आप डॉक्यूमेंट पूरा सबमिट नहीं कर पाए, तो मुश्किल क्या होगा कि उसके बाद बच्चा यहां पे रहेगा, टेम्पोररी एडमिशन तो प्रोविजनल हो सकता है लेकिन बच्चे का अटेंडेंस नहीं मिल सकते, बच्चे का अटेंडेंस रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ पाएगा, बच्चा फॉर्मली हमारा स्टूडेंट नहीं बन पाएगा। एक दो दिन ठहर तो सकते लेकिन बच्चा का अटेंडेंस रजिस्टर में नाम नहीं चढ़ पाएगा, बच्चा यहां पे होते हुए भी बच्चा का अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो जिस दिन आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसी दिन से बच्चा का अटेंडेंस शुरू होगा। तो इस विषय को ध्यान में रखें और बच्चों को लाने के लिए सूचना मिलेगा, उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर। प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जड़ी बूटियों वाला केश कांति। केसर व 51 जड़ी बूटियों से निर्मित स्वास्थ्य व शक्ति से भरपूर पतंजलि च्यवनप्राश। तो आज ही पतंजलि के इन 5 सूत्रों को अपनाएं और जीवन में खुशियाँ, स्वास्थ्य एवं समृद्धि लाएं। वर्तमान युग के धन्वंतरी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने ऋषियों द्वारा प्रदत्त आरोग्य के सूत्र एवं आयुर्वेद के सार से युक्त अपनी महान कृति आयुर्वेद सिद्ध ऋग्वेद के महान घनपाठी कृष्ण भट्ट गुरु जी को बुलाना चाहूंगी। वे आकर के वैदिक शिक्षा की प्रमुखता आपको बताएंगे। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार हम गुरु जी का स्वागत करेंगे। एजुकेशन मतलब क्या है? इसको संस्कृत में विद्या कहते हैं। विद्या का मतलब सा विद्या या विमुक्तये, दुख से मुक्ति, इसको विद्या कहते हैं। और आजकल क्या हो गया, हम लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, इसी को विद्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। हम कुछ डिग्री करते हैं, बीए, एमए आदि करते हैं, इसको हम एजुकेटेड। और आजकल हम देखते हैं पूरा दुनिया में दुख है, हिंसा है, अन्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार, अतृप्ति, असंतोष सभी जगह में वही है। कोई मनुष्य मैं सुख में हूँ ऐसा नहीं बोलता है।
हर जगह में अतृप्ति, अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार। और हमारे श्रद्धेय स्वामी परम पूज्य स्वामी जी भी बोलते रहते हैं, ये हम के एजुकेटेड बोलते हैं वही ज़्यादा अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार आदि करते हैं, नहीं तो कुछ ये गांव में रहने वाला कृषिक लोग, अनएजुकेटेड हम बोलते हैं, उसमें पूरा बहुत कम है ये अन्याय आदि। इसका कारण क्या है? साक्षरा विपरीतश्चेत राक्षसा एव केवला, एक श्लोक है। साक्षरा हम बोलते हैं लिटरेसी, लिटरेटेड, एजुकेटेड हम बोलते हैं, संस्कृत में श्लोक है साक्षरा विपरीतश्चेत। साक्षरा का उल्टा करो, ऐसा हो गया। साक्षरा विपरीतश्चेत, उल्टा करने से क्या होता है? साक्षरा, राक्षसा होता है। साक्षरा विपरीतश्चेत राक्षसा एव केवला हो गया वो हमारा। इसको कारण क्या है? सिर्फ पढ़ना, लिखना, बोलना और एजुकेशन नहीं, और क्या है? सरसः विपरीतश्चेत सरस्वत्वम न मुंचति, ऐसा है। सरस, सरसा का उल्टा करो, सरस ही होता है। वो विद्या से क्या करना है? दुनिया का उपयोग। अब तो हम योग बोलते हैं, योग में अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें पहले यम है अहिंसा, सत्या, अस्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाः। अहिंसा पालन करना है। अब तो क्या है? दुनिया में हिंसा है, अहिंसा स्थान में हिंसा है। अस्तेय, स्तेय नहीं करना, चोर उस जगह में स्तेय है, चौर्य है। सत्या, सत्य को जाग में क्या है? असत्य है। ब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, दूसरों का वस्तु को चौर्य नहीं करना, अपेक्षा ज़्यादा नहीं करना। हमारा क्या हो गया? ये साइंस से, एजुकेशन से सभी भोगवाद कहते हैं। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमारा वांट्स क्या क्या चाहिए ज़्यादा हो गया और सुख कम हो गया। इसलिए तृप्ति नहीं, फिर भी तृप्ति नहीं। इसका कारण क्या है? हम अध्यात्म से वंचित है, योग से वंचित है, वेद से वंचित है। वैदिक शिक्षण में, वैदिक शिक्षा क्या है? मतलब वो ये तृप्ति, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और नियम, शौच, संतोष, तपस करना है, तप करना है, स्वाध्याय करना है, स्व अध्ययन, और लास्ट में ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर ये नियंत्रक है, एक सृष्टि स्थिति लय करता है, एक कर्ता धर्ता पालक एक है, नियंत्रक है भगवान। भगवान का ऊपर विश्वास करना है, भक्ति करना है। और आजकल ये एजुकेशन में ये पूरा लुप्त हो गया। इसलिए अच्छा प्रजा बनाने के लिए ये लिटरेसी के साथ ये आध्यात्म शिक्षा, योग शिक्षा होना चाहिए। यही हमारा परम पूज्य ऋषि तुल्य स्वामी जी का ये कल्पना है। इसके लिए हम सब उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। आप भी सब जानते हैं, अच्छा विश्व का कल्प हम देखना चाहिए। इसलिए उत्तम प्रजा का निर्माण करना है। ये प्रजा का निर्माण
प्रकृष्टेन जायते इति प्रजाः, प्रजा ये 2 अक्षर है, प्रकृष्टेन जायते, हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हम में क्या 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 लिमिटेशन है वो इसको दूर करना, हमारा नेक्स्ट जनरेशन में और भी बहुत अच्छा जनरेशन का हम निर्माण करना आवश्यक है। इसलिए ये कल्पना आचार्य कुलम का है, वैदिक शिक्षण, यही इसलिए वैदिक शिक्षण का कल्पना है। ये क्या हम वंचित हो गया, एक वेस्टर्न, अब सब जानते हैं मैकॉले, आजकल क्या है मैकॉले सिस्टम बोलते हैं हम, लॉर्ड मैकॉले था, I traveled across India, I did not see a single beggar or a thief. He writes to the parliament, कोई एक भी व्यक्ति नहीं था भिक्षुक, एक भी चोर नहीं था उस दिन। So this is because of the Gurukul system of education, he writes. तो फिर हम वो पहले हमारा भारत में क्या परिस्थिति था, वही परिस्थिति आगे होना चाहिए। इसलिए हम सब ये आचार्य कुलम आश्रय में हम आ गए। हम स्वामी जी का कल्पना का हम सब जो जुड़कर उत्तम राज्य, उत्तम प्रजा, उत्तम विश्व का हम उत्तम विश्व देखना चाहिए। आप सब, इसलिए सबको अभिनंदन। हरिओम। शिविर के आकलन पद्धति के बारे में तथा प्रवेश प्रक्रिया के बारे में कुछ सूचनाएं देने हेतु मैं बुलाना चाहती हूं आचार्य कुलम के प्रशासनिक अधिकारी तथा शिविर के समन्वयक श्री कुणाल सिंह जी को। वे आएंगे और हमें विशिष्ट सूचनाएं बताएंगे। सर्वप्रथम आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो शिविर हमने किया, इस शिविर में केवल ऐसा नहीं कि हाँ बच्चों को सुबह उठाया, एक दिनचर्या उनको फिक्स कर दी, उन्होंने दिनचर्या पूरी की और शाम को पूरी करके सो गए, केवल इतने तक नहीं, बल्कि इस शिविर में हमने बहुत साइंटिफिकली और बहुत एफर्ट लगा करके एक पूरी असेसमेंट प्रोसेस अडॉप्ट की। पूरे भारतवर्ष के बहुत अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन फील्ड के, उन सबों की राय लेते हुए एक पूरी असेसमेंट पॉलिसी हमने फ्रेम की और उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके मोटे मोटे पॉइंट आपको बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले जैसे आप जानते ही हैं कि चूंकि आचार्य कुलम एक वैदिक पाठशाला ज़्यादा है, और हम आपको एक ब्रोशर देंगे, एक पेज जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है ये, तो उसमें लिखा गया है कि कक्षा 5, 6, 7 और 8 इन कक्षाओं तक हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा इन दोनों का सिलेबस तकरीबन आधा आधा है। तो वैदिक सिलेबस जो वैदिक शिक्षा है वो तकरीबन 50% है और आधुनिक शिक्षा भी 50% है। और चूंकि वैदिक दिनचर्या को हम अडॉप्ट करते हैं तो बच्चों को सुबह उठना होता है, योग में जाना होता है, उसके बाद उन्हें हवन इत्यादि प्रतिदिन करना होता है। तो मूलतः इस सारे शिविर और सारी प्रक्रिया के आधार पर हम मूलतः ये जानना चाहते हैं कि बच्चे की अभिरुचि इस वैदिक पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति और वैदिक दिनचर्या इसके प्रति कितनी अच्छी है। नो डाउट ये सारे बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हैं, कोई भी बच्चा इनमें जो है पुअर या बिलो एवरेज नहीं है, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। परंतु हमारा जो फोकस है वो इसी पर है कि हमारी जो विशेष वैदिक दिनचर्या है उसको वो कितना एसिमुलेट कर पाते हैं, उसमें कितना अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। उसके लिए हमने ये द्विचरणीय पद्धति अपनाई, 2 टायर सिस्टम। इसमें पहला जो टायर था, पहला जो चरण था, पूरे भारतवर्ष में 21 शहरों में हमने एक परीक्षा आयोजित कराई जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, नैतिक मूल्य, विज्ञान, गणित और भाषा, हिंदी अंग्रेजी जो जिसमें कंफर्टेबल हो, उसका एक प्रश्न पत्र था। उसके आधार पर उन बच्चों में से इन बच्चों को हमने सेलेक्ट किया। अब इस शिविर के दौरान उनका क्या असेसमेंट हुआ? क्या शिविर के दौरान केवल नॉर्मली उन्होंने दिनचर्या फॉलो की और वो चले जाएंगे? नहीं, इसके दौरान बहुत एफर्टली उनका एक असेसमेंट पॉलिसी हमने फ्रेम आउट की। उसके बारे में केवल मैं 2 मिनट आपको बताना चाहूंगा। इन हर बच्चों को, जैसे आप देख रहे हैं अपने सामने, तकरीबन 12 से 15 बच्चों के ग्रुप में बांटा गया। ऐसे 14 ग्रुप आपके सामने हैं। इन 14 ग्रुप्स के लिए 14 ही वॉलंटियर रखे गए।
कुछ भाई हमारे जो उनके ग्रुप लीडर हैं वो 10 ग्रुप्स में भाई थे और इधर 4 ग्रुप जो लड़कियों के हैं उनमें हमारी बहनें थीं। उन्होंने बच्चे के सुबह उठने से पहले से कि वो कितने बजे उठना शुरू करता है और किस प्रकार से उठता है, किस प्रकार से अपने बेड्स को तैयार करता है, उठने के बाद किस प्रकार नहाता है, किस प्रकार सामंजस्य है बच्चों में नहाते समय, कितना डिसिप्लिन है उनमें, उन्हें बार बार तो नहीं उठाना पड़ता, वो स्वयं ही उठ जाते हैं। यानी उनके उठने से लेकर के और पूरे दिन की दिनचर्या उनकी, जब वो योग में जाते हैं किस प्रकार योग करते हैं, कितनी अभिरुचि से करते हैं, कितना उत्साह दिखाते हैं योग करते समय। उसके पश्चात वो हवन में जाते हैं, हवन में वो कितनी अभिरुचि दिखाते हैं, जो प्रोसीजर्स उनको बताए जा रहे हैं उनको कितना फॉलो करते हैं। उन सारी चीजों को बहुत कीनली, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया प्रतिदिन। और मैं उनका विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो सुबह से लेकर के उनका 3 बजे समय उठने का है सभी का डेली, और रात को हमारी मीटिंग यहाँ पर 11:30 12 भी बज जाते थे, तो उनको मोटे तौर पर 12 से 3 यानी 3 घंटे प्रतिदिन केवल सोने का समय मिला और अगले और 7 दिन तक इसी प्रकार से चलेगा। तो उन्होंने पूरा दिन बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया एक एक बच्चे की एक्टिविटी को, क्योंकि प्रत्येक के पास तकरीबन 12 से 15 बच्चे हैं, तो वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं पूरी एक्टिविटीज। उन एक्टिविटीज के लिए उन हर एक को पूरे एक हमने पैरामीटर बना के दिए कि वो आंके के बच्चा योग में कैसा है, योग करते समय स्टेमिना कितना है, उत्साह कितना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, उसके अंदर रुचि कितनी है। संध्या हवन में वो जांचें कि उसमें भक्ति कितनी है, उसकी एकाग्रता कितनी है, आसन जो बैठता है पोस्चर उसका कितना अच्छा है, कितनी देर तक उस पोस्चर में बैठ सकता है वो। उसके पश्चात जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको कितने अच्छे तरीके से वो फॉलो कर रहा है और कितना सजग है। पहले दिन उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन दूसरे दिन उसको कुछ प्रोसेस पता चल गए हैं कि हाँ अब ये प्रोसेस है, इसके बाद ये होना है। और इसी प्रकार से 7वें दिन तक आते आते आपको आश्चर्य होगा जान करके बहुत सारे बच्चों को पूरे प्रोसेस पता चल गए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो वो पूरा कीनली हमने ऑब्जर्व किया। उसके पश्चात यानी उन्हें योग में जांचना था, बच्चों को हवन में जांचना था, उनकी फिजिकल हेल्थ देखनी थी 7 दिनों तक कैसे थे वो, क्योंकि उन्हें हॉस्टल में रहना है। तो अगर फिजिकली बहुत पुअर है, हेल्थ बहुत पुअर है, तो दे कांट सर्वाइव इन द हॉस्टल। उसके बाद उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता देखनी थी कितनी है, क्योंकि हॉस्टल में उन्हें खुद तैयार होना होगा, खुद नहाना होगा। उसके पश्चात उनकी खान पान संबंधी आदतें कैसी हैं, उन्हें जितना दिया जाता है उतने में संतुष्ट हैं या अधिक की अधिक की डिमांड करते हैं या बिल्कुल कम खाते हैं। उसके पश्चात उन्हें देखना था कि अपनी वस्तुओं के प्रति कितने जागरूक हैं। जैसे अभी भी आप देखेंगे इन सब बच्चों ने ला करके अपने पूरे लगेज बहुत सिस्टमेटिक वे में अपने साथ रख लिए हैं, तो देखा गया कि उन्होंने अपने बिलोंगिंग्स की केयर कितनी की है। उसके पश्चात वो समयबद्धता कितनी है, पंक्चुअलिटी कितनी है, क्योंकि हर चीज फिक्स थी, इतने बज के इतने मिनट पे शुरू होगी। तो कौन कौन बच्चे हैं जो इतने सजग हैं कि उन्हें पता है टाइम हो रहा है, हमें पहुंचना है, और कौन वो है जो लेजी हैं कि अरे चलेंगे कोई बात नहीं है। उसके बाद उनमें वॉलंटियरनेस कितनी है, स्वयं सेवकत्व की भावना कितनी है कि वो खुद आगे आए, हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं लाइन बनवाता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ। अनुशासन कितना है उनमें, डिसिप्लिन की भावना कितनी है, वो इधर उधर तो नहीं भागते हैं, लाइन बना करके चलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कि वो आए, एडजस्टमेंट कितना है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले दिन से यहाँ आकर के एडजस्ट हो गए, क्योंकि उन्हें आखिर हॉस्टल में रहना है। तो ऐसा ना हो कि वो बाद में जब हॉस्टल में आए तो एडजस्ट ही ना हो पाए। उसके पश्चात उन्होंने देखा कि ऑनेस्टी में कैसे हैं। तो ये इतने सारे पॉइंट थे जिन पे प्रतिदिन आकलन हुआ। जो मैं आपको बता रहा हूं कि रात को 12 बजे तक यहाँ, वो 12 बजे तक उनको रूम में 9:30 10 बजे तक सुलाने के बाद वापस यहाँ आते और 2 घंटे तक यहाँ बैठ करके हम असेसमेंट करते एक एक बच्चे का इतने सारे बिंदुओं पे कि उसका दिन भर का असेसमेंट किस प्रकार था, उसने कैसा प्रदर्शन किया। ये जो 12 बच्चों के ग्रुप पे हर एक भाई था, उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो एक पॉइंट है। उसके पश्चात हर बच्चे का वैदिक असेसमेंट किया गया कि जो उनको कक्षाओं में पढ़ाया गया वेद, संस्कृत और संभाषण, वो उन्होंने कितने अच्छे से ग्रेस्प किया। उसमें देखा गया कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी है, जो उन्हें बातें बताएंगे वेद से संबंधित। उनके अंदर इंटरेस्ट कितना है वैदिक लर्निंग को लेकर के, क्योंकि हमारे पास 50% वैदिक लर्निंग है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ऐसा ना हो बाद में बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा बोर्ड फील करने पर लगे या उसमें अनइंटरेस्टेड हो जाए कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है साहब इसमें वेद में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस एंट्रेंस पॉइंट पे ही चेक कर लें कि उन्होंने कितना इंटरेस्ट दिखाया, कितनी रुचि दिखाई उसके प्रति। उसके बाद संस्कृत संभाषण में वो कैसे हैं, क्योंकि हमारे कैंपस में जब तक वैदिक CBSE की क्लासेस चलती हैं तब तक इंग्लिश में कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है,
और उसके पश्चात संस्कृत में कम्युनिकेशन होता है। तो हम देखना चाह रहे हैं संस्कृत के कम्युनिकेशन को कितना पकड़ता है, जो कि उन्होंने काफी अच्छा पकड़ा। जैसा आपने देखा यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे श्लोक कुछ आपको सुनाए। उस वैदिक सिद्धांत के असेसमेंट के बाद वेद पाठ, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है हमारी एजुकेशन का, वेद पाठ में वो कैसे हैं, उन्हें कुछ मंत्र बताए गए। वो मंत्र उनसे देखे गए कि उन्होंने कितना मेमोरी रिटेंशन कितना है, कितना उन्होंने याद रखा, स्मरण शक्ति कितनी है, प्रोनाउंसिएशन कितना प्रॉपर है उनका उन श्लोक और मंत्रों को लेकर के, और कंसंट्रेशन कितना प्रॉपर है उसको सीखने के प्रति उनका। हर एक बच्चे का छठे दिन इन सारे एस्पेक्ट्स पर हमने असेसमेंट किया, एक एक बच्चे का इंडिविजुअल, जिसके लिए हमारे सभी जो वैदिक विद्वान हैं वो सभी लगे, आचार्य कुलम से विशेषतया यहां पर आकर के। उसके पश्चात हर बच्चे का रीडिंग और राइटिंग स्किल का हमने असेसमेंट किया, हिंदी में अलग किया और इंग्लिश में अलग किया। हर बच्चे से हमने रीडिंग कराई, हिंदी की अलग और इंग्लिश की अलग। हर बच्चे से हमने लिखवा करके देखी उसकी राइटिंग स्किल, हिंदी की अलग, अंग्रेजी की अलग, सो दैट वी कैन डॉक्यूमेंट दोज थिंग्स, कि हमें पता चल सके कि उसका स्तर क्या है पढ़ने का और लिखने का, दोनों भाषाओं का। उसके बाद उनका आर्ट असेसमेंट हुआ अलग से हर बच्चे का। उनको एक एक्टिविटी पेंटिंग कराने के लिए दी गई, उसमें देखा गया उनका क्रिएटिविटी कैसी है, वो किस प्रकार से अपने भावों को उजागर करते हैं। उनको एक थीम दी गई, उस थीम के ऊपर उन्हें ड्रॉ करने को कहा गया। क्राफ्ट का असेसमेंट हुआ, हर एक बच्चे से एक क्राफ्ट हमने मॉडल बनवाया और देखा कि उसकी मोटर स्किल्स कैसी हैं, उसकी ग्रैस्पिंग पावर कैसी है। पहले उन्हें बनाना सिखाया 1 घंटा, फिर 1 घंटा उनसे बनवाया और एक एक बच्चे का इंडिविजुअल असेसमेंट किया। उसके बाद हमने स्पोर्ट्स में असेसमेंट किया एक एक बच्चे का। हमने एक एक पूरी क्लास जो थी हमारी तकरीबन 4-5 ग्रुप को मिला के हमने एक क्लास बनाई हुई थी। उस क्लास को ले जाकर के उस स्पोर्ट असेसमेंट में हमने देखा कि बच्चे की स्ट्रेंथ कैसी है। एक हमने यहां से वहां तक लंबा एक पूरा हर्डल प्रोसेस बनाया, जिसके अंदर उसको जंप करके जाना है, उसको लॉन्ग जंप लगाना है, उसको सिंगल लेग ऐसे जंपिंग करनी है, दोनों पैरों पर जंपिंग करनी है, उसको हर्डल्स में ऐसे निकल निकल करके जाना है। वो पूरा एक लंबा प्रोसेस और उसका टाइम नोट किया गया इंडिविजुअल चाइल्ड, हर बच्चे का, जिसमें हमने देखा कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी स्पीड कैसी है, उसकी एजिलिटी कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, स्टेमिना कैसा है, रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। इस पूरी प्रोसेस के लिए हमारे पीटीआई सुमित जी और स्वाति मैडम, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की, उसके लिए उन दोनों को भी धन्यवाद हमारा। उसके पश्चात हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया, जिसके लिए डॉक्टर आनंद और डॉक्टर राजलक्ष्मी, जो कि यूके गवर्नमेंट में विभिन्न बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, और भी बहुत सारे देशों में वो बहुत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उन्हें स्पेशली हमने बुलाया, उन्होंने आकर एक एक बच्चे का असेसमेंट किया, एक एक बच्चे का IQ, एक एक बच्चे का EQ, एक एक बच्चे का SQ और एक एक बच्चे का EI, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हर इंडिविजुअल बच्चे का हमने ये असेसमेंट उनसे कराया। उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, उसको कंपाइल करना भी रहता है। तो इतना ह्यूज प्रोसेस सुबह से लेकर के रात तक, वो दोनों बहुत बेहतरीन उन्होंने जॉब किया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके पश्चात हमने हर अभिभावकों से एकल संवाद किया, जिसमें कि आपने पीछे प्रिंसिपल साहब के साथ आप सभी गए होंगे। वो अभिभावकों से भी उन्होंने जो है उनका भी एक एक फॉर्म भरवाया था, वो भी आपने फिलअप किया होगा। उसके पश्चात ये हमने मास मेकिंग एक्टिविटी कराई, स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी कराई, जिसके लिए हमने बेंगलोर से एक्सपर्ट्स बुलाए, चंडीगढ़ से एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई। तो पूरे समय 7 दिनों तक हमने इंश्योर किया कि हम जितना बेहतर हो सके उतना असेस कर सकें बच्चे को, और ये जान सके कि उसके अंदर हमारे सिस्टम में आने के लिए, जो हमारे सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं, उसमें आने के लिए उसके अंदर कितनी प्रतिभा है, कितना वो तैयार है हमारे सिस्टम में आने के लिए। तो इस सारी प्रोसेस में हमारे टीचर्स, हमारे वॉलंटियर सभी लोग लगे रहे, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से। दूसरा पक्ष है कि जो आगे आने वाली प्रक्रिया किस प्रकार होगी एडमिशन की। हालांकि हम अभी जब आप अपने बच्चे को टेक ओवर लेंगे हर ग्रुप लीडर से, तब आपको एक बंच ऑफ पेपर देंगे जिसमें लिखा गया है पूरा प्रोसेस। उसमें बाकी चीजें हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं कि दूसरा शिविर खत्म होने के बाद हमारी वेबसाइट जो है acharyakulam.org, उस वेबसाइट पर आप प्रथम लिस्ट हमारी हम आउट करेंगे, जिसको आप देख पाएंगे कौन कौन बच्चे हैं जिनको हम एडमिशन के लिए बुला रहे हैं। उन बच्चों की लिस्ट होगी, उसी के सामने उनकी रिपोर्टिंग डेट भी होगी, किस तारीख को उन्हें बच्चे को यहाँ लेकर के आना है। वो डिटेल में आपको पेपर मिल जाएगा, लेकिन मोटी मोटी गाइडलाइन में आपको दे दूं। जिन अभिभावकों को 25 फरवरी को लिस्ट में नाम आएगा, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर यानी 5 मार्च तक
हमारा जो अकाउंट नंबर हम इसमें दे रहे हैं, उसमें जो अमाउंट डिपॉजिट करनी है उसका भी एक अलग पेपर दे रहे हैं, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो उन्हें विद इन ए वीक 25 फरवरी से, जिससे आप प्रिपेयर रहें, विद इन ए वीक 5 मार्च तक हमारे उस अकाउंट में वहां पर डाल देनी है। और डालने के बाद यहां पर हमें सूचित कर देना है, एक फोन नंबर हम उसी लिस्ट में जब लिस्ट आउट करेंगे नीचे दे देंगे, उसी फोन नंबर पर आप फोन करके बता देंगे मैंने इतनी तारीख को ये पैसे जमा कर दिए, ताकि हम इंश्योर हो जाएं कि हाँ जिन अभिभावकों को हमने जिन बच्चों को लिया है उन्होंने इसमें एडमिशन के लिए वो तैयार हैं, उन्होंने एडमिशन के लिए कंफर्म कर दिया है वहां पर पैसा डाल करके। उसके बाद अगर कुछ अभिभावक उस समय पैसा ना डाल पाए या किसी कारणवश वो एडमिशन ना ले रहे हो तो 5 मार्च तक हमें पता चल जाएगा। तो उसी के बाद अगले दिन 6 मार्च को एक दिन लेकर के हम अगली लिस्ट 7 मार्च को, अगर कुछ बच्चे पहली लिस्ट में से एडमिशन नहीं ले रहे होंगे तो 7 मार्च को एक दूसरी लिस्ट हम डाल देंगे वेबसाइट पर, और उसमें भी 1 हफ्ते का समय देंगे पैसा जमा कराने के लिए उसी अकाउंट में, यानी 7 मार्च से 15 मार्च तक का समय उनके पास होगा। उनकी रिपोर्टिंग डेट भी हम वहीं पर वेबसाइट पर डाल देंगे कि इतनी तारीख का उन्हें आना है। इसमें एक विशेष बात आपको मैं बता दूं कि हम अभी आपको जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसके अंदर एक तो ये इंफॉर्मेशन जो एडमिशन रूल है हमारा, उसमें पूरा लिखा हुआ है किस किस तारीख को हमारी एडमिशन लिस्ट आउट होंगी, ये लिस्ट आउट होंगी, किस तारीख को जो है आपको पैसा जमा करना है, किस अकाउंट में पैसा जमा करना है, कितना पैसा जमा करना है, और उसके पश्चात कितनी तारीख को आपको रिपोर्ट करना है, वो तारीखें मोटा मोटी इसमें लिखी हैं। स्पेसिफिक तारीख किस पेरेंट को किस तारीख को करना है वो हम वेबसाइट पे बता देंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट उन्हें लेकर के आने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी लिस्ट हमने इसमें बना दी है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। डॉक्यूमेंट में टीसी लानी है और बर्थ सर्टिफिकेट लाना है और कुछ फोटोग्राफ हैं वो इसमें है, लेकिन एक मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है, वो आपको अपने डॉक्टर से करा के नहीं लाना है, वो हम जैसा एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं उसी मेडिकल सर्टिफिकेट को फिलअप करा के और अपने डॉक्टर से सर्टिफाई करा करके लाना है। डॉक्टर BAMS MBBS होना चाहिए, उससे बिलो क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें लेकर के आप आएंगे, और उसके पश्चात जो भी चीजें हैं वो ज्यादा इसमें डिटेल दी गई हैं। तो इसी के साथ मैं समझता हूं कि ज्यादा जानकारी आपको ये जो कागज हम देंगे इससे मिल जाएंगी, और कोई भी किसी किस्म की शंका नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल बनाने की कोशिश की है कि आपको पूरा गाइडलाइन मिल जाए इसमें कि आगे आपको क्या करना है। तो ये कागज आप अच्छे से पढ़ लेंगे। धन्यवाद आप सभी को। ओम। अब मैं बुलाना चाहूंगी संस्कृत व्याकरण दर्शन की विदुषी, आचार्य कुलम शिक्षण संस्थान की वैदिक विभागाध्यक्षा, बच्चों की प्रिय तथा विद्यार्थी संस्कार शिविर की चीफ कोऑर्डिनेटर आचार्य श्रद्धा जी को। वे आएंगी और इस शिविर का धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति में श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद के लिए मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सभी को पता ही है आचार्य श्री कितने व्यस्त रहते हैं, फिर भी उन्होंने इस शिविर के लिए, बच्चों के लिए, आप सभी के लिए, हमारे लिए अपना अमूल्य समय दिया, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके बाद सबसे मुख्य हमारे सभी जीवनदानी सेवाव्रती भाई बहनों का इस शिविर में सबसे बड़ा योगदान है। दिन रात इन लोगों ने बच्चों का ध्यान रखा है। घर में हम लोग जब 1-2 बच्चों को संभालना हो तभी थक जाते हैं अपने बच्चों से ना, दिन रात उनकी पढ़ाई, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनका कपड़ा, और यहाँ का वेदर भी काफ़ी ठंडा रहा, फ्लक्चुएशन चलता रहा। ऐसी स्थिति में भी इन बच्चों का, मतलब बच्चों ने किसने गर्म कपड़े पहने, नए कपड़े, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा इन सेवाव्रती भाई बहनों ने। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी को मैं हृदयपूर्वक इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसके बाद हमारे आचार्य कुलम के टीचर्स दीपा मैम, स्वाति मैम, मुनेश जी, रावत जी, ज्योति, शंभू, भूपेंद्र जी, उदय जी, शालिनी जी आदि का, तो इनके बिना तो ये व्यवस्था इतनी सुंदर हो ऐसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन लोगों के ऊपर 2-2 कार्यभार था। हमारा आचार्य कुलम जो पिछले वर्ष के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी तो कक्षा स्कूल चली रही है, तो ये इन टीचर्स को वहाँ से तो छुट्टी मिली नहीं थी, तो वहाँ भी अपना कार्यभार संभालते, वहाँ भी पढ़ा के आते, वहाँ के अपने पीरियड समाप्त होने के बाद अपना पूरा समय शिविर में देते। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, पर इन लोगों ने बहुत हृदयपूर्वक किया और अपने शिष्यों को चुना। इसके लिए इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुणाल जी अभी जिन्होंने आपको अपने ये जो प्रवेश प्रक्रिया के बारे में सूचनाएं दी, उनके ये तो इस शिविर के आधार स्तंभ है। जब मैं इन्हें व्यवस्थाएं बनाते हुए देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कोई एक बहुत बड़ा कंपनी का CEO को देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है
और बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के कारण यह शिविर इतना व्यवस्थित हो सका। हाँ बच्चों, जाह्नवी जी का श्रम तो आप सबको पता ही है। सुबह जब आप उठते हो तो जागरण मंत्र से लेकर रात के शयन मंत्र तक आपके साथ रहती हैं जाह्नवी दीदी। हवन कौन कराती हैं? भोजन मंत्र और गायत्री जप। तो आप सभी उन सभी का जाह्नवी दीदी का धन्यवाद कीजिए। वेरी गुड। इसके बाद हमारे जो ऑफिस वर्क होते हैं, जब इतना बड़ा शिविर चल रहा है, इतने बच्चों का असेसमेंट्स चल रहा है, तो कितने सारे हमारे डेटास होते हैं जो कंप्यूटर में रोज के रोज हमें एंटर करने पड़ते हैं। प्रतिदिन कम से कम 20 डेटा एंट्री करनी पड़ती है एक बच्चे के ऊपर। तो इस सभी को बहुत एफिशिएंटली काम किया हमारे ऑफिस में ऑफिस बॉयज़ ने। उनका नाम है संदीप जी, गोविंद जी हमारे लाइब्रेरियन है आचार्य कुलम के, पर उन्होंने भी सहयोग दिया इस काम में। मनीष जी, गौरव जी, विकास जी, इन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सिद्धार्थ जी, ये शिविर एक्चुअली उन्हीं की कल्पना थी कि बच्चों को सिर्फ एक एकेडमिकली जो शिविर में स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसी के आधार पर हम किसी बच्चे को बहुत मेधावी माने और किसी को कम माने, यह ठीक नहीं है। क्योंकि स्कूल्स अलग अलग लेवल्स के होते हैं और सब्जेक्ट्स भी, जैसे कोई टीचर बहुत अच्छी होगी तो वो सब्जेक्ट बच्चे का स्ट्रांग होगा, और किसी में अध्यापक कम है तो हो सकता है कि बच्चे भी उस विषय में थोड़े वीक हों। तो इस सभी को हम कैसे ठीक से आकलन करें, तो इसके लिए ये सिद्धार्थ जी की कल्पना थी कि 7 दिन तक हम बच्चों को अपने पास रखें, जिससे उनका आचरण पता चले, और जो कुछ हम आचार्य कुलम में जैसी दिनचर्या होगी और जो कुछ पढ़ाते हैं वैसा ही एक मॉडल दिनचर्या हम इन बच्चों से पालन कराएं, जिससे कि उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट भी पता चलेगा। और जब जो वैदिक विषय है जो सभी बच्चों के लिए नया है, वो चीज़ हम इनको शिविर में पढ़ाएं और उसके बारे में हम आकलन करें। उसके बाद अंतिम दिन, शिविर के अंतिम दिन, तो बच्चों का सच्चा असेसमेंट हो सकता है। तो इनके दिशा निर्देशन के लिए मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारे प्रधान उपाचार्य कृष्णभट्ट गुरु जी और हमारे प्रांशुपाल श्री सुब्रत कुंडू जी, इनके गाइडेंस में शिविर हुआ, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इसके बाद हमारे डॉक्टर आनंद और राजलक्ष्मी जी का भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने प्रत्येक बच्चे के ऊपर 10 मिनट टाइम दिया। प्रतिदिन सुबह वो आ जाते थे 9 बजे और रात को 9 बजे तक वो एक जगह पर बैठे रहते थे और एक के बाद एक बच्चे को बुलाते थे और उनके साथ बातचीत कर कर उनके IQ EQ असेसमेंट करते थे, और इसके अलावा उनकी अभिरुचि भी जानने का प्रयत्न किया। इनको काफ़ी श्रम हो गया, आप समझ सकते हैं 180 बच्चे और एक एक बच्चे के ऊपर 10-10 मिनट देना काफ़ी समय हो जाता है। इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राम सिंह रावत जी, इनका भी मैं विशेष धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस पूरे शिविर का जो अनुशासन वो है उसका भार इन्हीं के ऊपर था। डॉक्टर राम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति जो आप लोगों की आस्था है और हमारे ऊपर जो विश्वास है वो बहुत विशेष है। इसी कारण आप लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजा, और मेरी आशा है कि आप लोगों को बिल्कुल निराशा नहीं हुई होगी, क्योंकि इस शिविर के बाद आप अपने बच्चों में काफ़ी चेंजेस देखेंगे जब आप घर लेके जाएंगे, और काफ़ी कुछ संस्कार हमने इनको देने की कोशिश की है जो शायद इनके पूरे जीवन में काम आएंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और हम सभी की तरफ से बहुत बहुत प्यार। आस्था चैनल देखिए, आप आचार्य कुलम के एक्टिविटीज़ देखते रहिए, और फेसबुक में भी आचार्य कुलम का एक अकाउंट ओपन है, उसमें हम रिसेंट वीडियोस और फोटोज़ भी वेबसाइट में भी डालते हैं और फेसबुक पेज भी है। आप सभी उसको देखेंगे तो आचार्य कुलम के टच में रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ लीजिए बच्चों, आंखें बंद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शान्तिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
बॉयज सभी बोलेंगे सर्वेभ्यो नमः। गर्ल्स सर्वाभ्यो नमः। सभा में उपस्थित सभी मिलकर के बोलेंगे श्री गुरुभ्यो नमः।